एक दंपति को एक के बाद एक 3 लड़कियां पैदा हो जाती हैं। जब 3 बेटियां पैदा होती हैं तो पति अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं चौथा बच्चा जो चाहता हूं वो सिर्फ बेटा ही होना चाहिए। बेटा होगा तभी वंश आगे बढ़ेगा, नहीं तो मैं भी अपने माँ बाप के बिल्कुल अकेला था और मेरा कोई बेटा नहीं हुआ तो यहीं से डोर खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। इस डोर को तुम जोड़ना चाहती है तो बेटा ही पैदा करना पड़ेगा। वो कहती है कि जो तुम कहोगे मैं वो सब करने को तैयार हूं। तभी पति अलग अलग लोगों के पास जा रहा था और जाते जाते एक दिन एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक से जाकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा चौथा बच्चा जो पैदा हो वो बेटा होना चाहिए। तांत्रिक कहता है कि जो मैं कहता हूं तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुमने वो किया, चौथा बच्चा तुम्हें बेटा ही पैदा होगा, इस बात की गारंटी है। वो कहता है जो आप कहोगे हम लोग वही करेंगे। दरअसल तांत्रिक कहता है कि हर रविवार की सुबह 5 बजे तुम्हें अपनी पत्नी के मायके से मिट्टी लेकर सीधे गंग नहर में डालनी है। उसके बाद पति और पत्नी दोनों स्नान करना, लगातार 5 रविवार यही काम करना है। 5वें रविवार के बाद देख लेना तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी और खुशियों से पता चल जाएगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो बेटा ही होगा। पति और पत्नी यही सब काम करने के लिए जब पहली बार गए तो पहली बार में एक ऐसी चूक कर जाते हैं, उस गलती से एक नहीं 2 कत्ल हो जाते हैं। और जब इस घटना का खुलासा होता है, जब लोगों तक ये बात पहुंचती है तो लोग इस घटना के खुलासे को लेकर सन्न रह जाते हैं। आखिरकार तांत्रिक ने ऐसा क्या करा दिया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ है, उसी का एक थाना लगता है रोहटा। दरअसल इसी रोहटा थाना क्षेत्र का गांव किठोली का रहने वाला आशीष सागवान, जो कि उसकी पत्नी है ज्योति, अपनी पत्नी से कहता है 11 मार्च 2023 को कि जल्दी चलो, सीधा हमें बागपत तुम्हारे मायके जाना है जोहड़ी में। अपनी पत्नी को तैयार करता है। सबसे छोटी बेटी होती है 2 साल की भव्या, उसको भी साथ ले लेते हैं। पड़ोसी है विपिन, उससे कहता है कि विपिन मुझे एक दिन के लिए कार दे दो, बहुत जरूरी काम है। विपिन उसका पड़ोसी है, दोस्त भी है, उसकी बात भी मानता है और वो कार दे देता है। कार लेके सीधा आशीष अपनी पत्नी ज्योति को लेकर, बेटी भाव्या को लेकर सीधा पहुंचता है बागपत के जोहड़ी गांव में। रात को रुकते हैं और अपने ससुराल वालों को वो तांत्रिक की बताई हुई बातें बताते हैं। ससुराल वाले खुश थे कि जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और यहाँ के बाद जब रात के 2 या 3 बजे के आसपास का वक्त था तो कहते हैं कि यदि हम अभी ना निकले तो सुबह 5 बजे गंग नहर के पास पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए अभी निकलना चाहिए। 2 और 3 बजे के बीच रात को, इस टाइम 11 और 12 मार्च का वक्त था, तीनों पति पत्नी और उनकी बेटी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। बेटी 2 साल की होती है, बेटी जाग भी रही थी, सो भी रही थी। इस तरह से वो गंग नहर में पहुंच जाते हैं। ये पूट खास एक जगह है, वहां पर जाने के बाद पूट खास पर अब यहाँ पे जो पूजा अर्चना थी, जो मिट्टी लाए थे उसको बहा रहे थे। और जैसे ही मिट्टी को बहा रहे थे, बेटी गोद में थी माँ के, और वो मिट्टी को पानी में डालते हुए पैर फिसलता है और माँ और बेटी दोनों ही गंग नहर में गिर जाती हैं। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था और लाश दोनों बह जाती हैं। पति सुबह के 5 बज रहे थे, दूर दूर तक कोई आदमी था नहीं, हल्का हल्का अंधेरा था, न दूर तक कोई आवाज आ रही थी न दूर तक कोई आवाज जा रही थी। तभी वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, बिलबिलाता है। अब उसकी चीख पुकार गांव यहां से दूर है, वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही थी, करे तो क्या करे। तभी उसने फोन निकाला और फोन निकाल के रोता हुआ ससुराल फोन करता है कि हम लोग जो यहाँ पूजा करने के लिए आए थे, हम लोग जो है मिट्टी डालने के लिए आए थे, हम लोग जो है स्नान करने के लिए आए थे। बेटी और पत्नी दोनों ही गंग नहर में डूब गई हैं। मैंने बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाया। आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। बताई हुई जगह पर ससुराल वाले दौड़ कर आते हैं। फिर फोन मायके को अपने माँ के घर किया जाता है। उसके बाद माँ के तरफ से भी लोग आते हैं। तभी 112 नंबर पर भी फोन किया जाता है। 112 नंबर पर फोन पहुंचता है। रोहटा के जो इंचार्ज होते हैं थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह, उनके पास सूचना पहुंचती है। वो सूचना को बहुत गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद एनडीआरएफ को सूचना देते हैं। एनडीआरएफ टीम से कहते हैं कि जल्दी से जो गोताखोर हैं तुम जल्दी से पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं। और देखते ही देखते घटना स्थल पर सैकड़ों लोगों का हुजूम जुट जाता है और हुजूम जुटने के बाद एनडीआरएफ की टीम अपना काम करना शुरू कर देती है। 4 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया जाता है और तब कड़ी मशक्कत के बाद उसकी बेटी पानी में मिल जाती है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं थी, मर चुकी थी। बेटे की चाहत में पति और पत्नी यहां आए थे पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन इतना गलत हो जाता है कभी सोचा नहीं था। पति का रो रो का बुरा हाल हो जाता है। अपनी बेटी को गोद में लेकर जब बिलबिलाता है, परेशान होता है, तो उसके रोने की, उसकी परेशानी की बातें आसपास के जो लोग थे ना, वो भी सहन नहीं कर पा रहे थे। सोच रहे थे कि इंसान की भी किस्मत कितनी खराब है। यही सोचकर बाप ने अपनी बेटी को गोद में लेकर और उसको जमीन में दबा दिया, दफन कर दिया। रेस्क्यू अभियान जारी था लेकिन पत्नी नहीं मिल रही थी। 6-7 घंटे का वक्त बीत जाता है और 6-7 घंटे बीतने के बाद भी जब पत्नी नहीं मिलती है, तब
घर वाले भी, पुलिस वाले भी, आसपास के लोग भी, जहां जहां भी रिश्तेदार थे, सबके सब परेशान हो जाते हैं। आखिरकार ज्योति की लाश कहां चली गई। तभी बागपत से सूचना मिलती है, हिंडन नदी में एक लाश जो उतराई हुई थी, तैर रही थी, जो अटकी हुई थी एक जगह पर। वो लाश आसपास के कोई लोग देखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस सूचना पाकर और तुरंत ही उस लाश को देखती है तो लाश के तन पर कपड़े एक भी नहीं थे, शरीर पर चोट के कुछ निशान थे। ऐसा लग रहा था कि होना हो कहीं ज्योति तो नहीं है। लेकिन ज्योति इस दिशा में क्यों आएगी? अगर पानी में गिरी है तो वो तो दूसरी दिशा में जानी चाहिए। ये तो हिंडन नदी है, वो गंग नहर थी, दोनों की दिशा बिल्कुल अलग होती हैं। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, रोहटा थाने में फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, सूचना देते हैं, दिखवा तो लेते हैं कम से कम, ये लाश कहीं ज्योति की तो नहीं है। सूचना दी जाती है, परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं और परिवार वालों ने जो लाश को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो जो लाश है वो किसी और की नहीं बल्कि ज्योति की ही थी। और जहां बेटी की लाश मिली थी उससे ठीक 15 किलोमीटर दूर, वो भी अलग दिशा में, पानी ऐसा बह ही नहीं सकता, लाश उड़कर जा नहीं सकती। ऐसा तो नहीं है कि तांत्रिक ने कुछ ऐसा मंत्र मारा हो जिसकी वजह से लाश यहां से उठकर दूसरी जगह पहुंच गई। अब पुलिस वालों को लगता है कुछ ना कुछ तो बात है। इस लाश को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम को भेजने के लिए जब पता चलता है तो लाश जो थी, उसकी जो मौत हुई थी ज्योति की, उसकी वजह थी कि सर में कोई भारी वस्तु, कोई भारी रोड जैसी चीज मारी गई थी, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगी और उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। पानी में डूबने से उसकी मौत नहीं हुई कि चोट लगने से मौत हुई थी। पति से बातचीत कर रहे थे तो पति कुछ अलग ही कहानी बता रहा था, कहानी कुछ और निकल के आ रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस जांच कर रही थी और जांच करते करते ही लोगों ने कुछ कानाफूसी करना शुरू कर दिया। कानों में खुसर फुसर कर रहे थे, कह रहे थे कि इस वाले एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। दरअसल ये आशीष शागवान जो है, इसके 3 बेटियां हैं टोटल मिलाकर। एक बेटी कक्षा 4 में पढ़ती है, इसका नाम अंबिका होता है। एक बेटी अवनी है जो कक्षा 3 में पढ़ती है और एक भाविया जो मर चुकी थी। किसी ने कानाफूसी की कि इस व्यक्ति का किसी से अफेयर चल रहा है। अफेयर किसी और से नहीं, पास का ये गांव है, वहां की एक शिक्षिका है, उससे बहुत सारी बातें किया करता था। उससे कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं, कुछ अजीब सी बातें जो पुलिस को लगती हैं। तो पुलिस इससे पहले ही पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन जैसी बातें इसने बताई थी वही बातों पर पुलिस ने यकीन भी कर लिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और लोगों की कानाफूसी जब कुछ सवाल खड़े कर रही थी, तभी पुलिस इस आशीष को हिरासत में लेती है, इससे पूछताछ करती है। पूछताछ का तरीका पुलिस का पहले वाला जैसा नहीं था, इस बार सख्ती वाला पूछताछ का तरीका था। और जब सख्ती से पूछा तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल दोनों बेटियों को, अंबिका और अवनी को, पड़ोस के गांव में एक स्कूल है वहां पर छोड़ने के लिए जाया करता था ताकि बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। जब बेटियों को छोड़ने के लिए जाया करता था, कई महीने पुरानी बात है, एक दिन एक मैडम है जो इस स्कूल के अंदर जा रही थी, तभी आशीष की नजर उस मैडम पर पड़ती है जो उससे ठीक 12 साल छोटी थी। और इस मैडम को देखकर वो मोहित हो जाता है, उसे कहीं ना कहीं चाहने लगता है। लेकिन उसने ये बात कहने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया और खासकर अपनी बेटियों को उस वक्त लेके जाया करता था विद्यालय में जिस वक्त वो टीचर उसे दिखाई दे, या फिर दिखाई नहीं देती थी तो बेटियों को छोड़ देता था और तब तक वहीं बैठा रहता था जब तक जी भरकर उस शिक्षिका को एक नजर देख नहीं लिया करता था। जब स्कूल से आता था तब भी यही काम करता था। ऐसे ही चलता रहा और एक दिन प्रबंधक के पास जाता है और जाकर कहता है कि प्रबंधक महोदय, मेरे पास कुछ काम नहीं है, किसान हूं, खेती बाड़ी करता हूं, इसी से परिवार का भरण पोषण करता हूं। अगर आपकी इजाजत हो, परमिशन हो, अनुमति हो तो मैं आपके यहाँ एक कैंटीन खोल लूं। तो कहते हैं ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। और कैंटीन कुछ शर्तों के हिसाब से खुलवा दी जाती है। कैंटीन जब खुलती है, खुलने के बाद यहाँ पर शिक्षिकाएं भी आया करती थी, यहाँ पर छात्र छात्राएं भी आया करते थे सामान खाने के लिए, खरीदने के लिए। और इसी बीच में शिक्षिका जब आती थी तब आशीष को लगता था कि हाँ, इसकी जिंदगी के सबसे सुनहरे पल हैं, सबसे अच्छे पल हैं। और एक दिन ऐसा होता है जब शिक्षिका के आसपास कोई नहीं होता है, तभी वो शिक्षिका से कहता है कि मैंने यहाँ कैंटीन जो ली है वो सिर्फ आपकी वजह से ली है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि 3 बच्चियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, उसके बावजूद भी मैं शादी करना चाहता हूँ। और मेरा मकसद है कि मैं जब शादी करूँ तो आपसे एक बेटा पैदा हो, वो बेटा हमारा वंश चलाए, क्योंकि मैं भी अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ। शिक्षिका ने यह बात सुनी, कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अपनी कैंटीन चलानी है तो कैंटीन चलाइए, आइंदा इस तरह की बातें मत करना। उसने इस बात का किसी से कभी जिक्र नहीं किया। कुछ टाइम बीतता है, कई दिन बीत जाते हैं। शिक्षिका फिर दोबारा कैंटीन आती है, दोबारा वही बात कहता है। जब दूसरी बार भी वही बात कहता है, शिक्षिका को बुरा लगता है। वो कहती है कि अब की बार आखिरी बार है, अगर यदि तुमने फिर से यही बात कही तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तीसरी बार भी जब यही बात कही जाती है तो शिक्षिका नाराज हो जाती है, प्रबंधक से जाकर कहती है कि ये जो लड़का है आशीष, जिसने कैंटीन खोली हुई है, मुझे आए दिन छेड़ता है, मुझसे बदतमीजी करता है, शादी का दबाव बनाता है, इसलिए मैं विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगी। शिक्षिका की बातों को सुनने के बाद प्रबंधक को गुस्सा आता है और उसकी कैंटीन यहां से हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कैंटीन तो खत्म हो जाती है, उसके बाद ये फिर अपनी खाद की दुकान खोल लेता है। अब आशीष खाद की दुकान खोलता है। अब शिक्षिका का इस रास्ते पर कई बार आना जाना हुआ। उस लड़के को देखकर उसे तरस आया कि ये अच्छा खासा लड़का मेरी वजह से इतना परेशान है, दुखी है,
तब इसी दुखी चेहरे को देखने के बाद उस शिक्षिका के मन में उसके प्रति थोड़ा सा प्यार उमड़ जाता है और बस प्यार मोहब्बत यही बातें दोनों की चलने लगती हैं। चलते चलते दोनों एक दूसरे के थोड़े थोड़े करीब आने लगते हैं। लेकिन बात जब शादी की आती थी तब ये शिक्षिका साफ इनकार कर दिया करती थी कि शादी तो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तभी उसने एक प्लान बनाया, एक मनगढ़ंत एक झूठी कहानी तैयार की और अपनी पत्नी के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं एक तांत्रिक से मिलकर आया हूं। तांत्रिक ने कहा है कि मायके की मिट्टी अगर 5 रविवार को ये गंग नहर में डाल दी जाए तो बेटे की प्राप्ति होगी। बस इसी बात को देखते हुए पत्नी कहती है मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। उसने प्लानिंग की थी कि अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की कुछ इस तरह से हत्या करेगा वो एक्सीडेंट लगे। जब ये सब खत्म हो जाएंगे तब वो शिक्षिका से शादी कर लेगा, शिक्षिका को मना लेगा। शायद यही सोचकर उसने प्लानिंग बनाई थी और उस प्लान के तहत अपनी पत्नी को पहले उसके मायके लेके जाता है, वहां से गंग नहर में लेके जाता है और गंग नहर में ले जाने के बाद पहले पूट गंग नहर होती है, वहां पूट खास गंग नहर के पास जब पूजा पाठ करने वाले की बात थी तो वहां नौबत ही नहीं आई और पत्नी अपनी बेटी को संभालने में लगी हुई थी। तभी इसने रोड निकाली और रोड निकालने के बाद अपनी पत्नी के सर में बहुत तेजी के साथ मारता है और जैसी पत्नी के मारता है पत्नी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और वो एक दो नहीं कई बार उसके सर में कर देता है। बेटी लेटी हुई थी गाड़ी के अंदर, बेटी को उठाता है और पटक के मारता है। बेटी भी अर्धविकसित हो जाती है, उसे भी होश नहीं रहता। तभी गला दबाता है, गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को वो वहीं फेंक देता है। लेकिन जो पत्नी होती है उसके सर से बेइंतहा खून बहने लगता है। जब लगातार ब्लड बह रहा था तो वो सोच नहीं पा रहा था कि अब करूं तो क्या करूं। तभी उसने अपनी पत्नी के एक एक कपड़े को उतारा, उसके तन से कपड़ों को उतारकर उस जगह पर बांधना शुरू कर दिया जिस जगह से ज्यादा ब्लड बह रहा था, खून बह रहा था। और उसने अपनी पत्नी को अपनी उस गाड़ी में रखा जो अपने दोस्त विपिन से लेके आया था और यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर बागपत की तरफ चलता है, हिंडन नदी की तरफ उस लाश को फेंक देता है। ये सोच रहा था कि ये लाश कभी उसे जिंदगी में पुलिस को मिलेगी ही नहीं, तो इस घटना का कभी खुलासा होगा ही नहीं। बेटी है, उसका गला दबाकर हत्या की गई है, इसलिए कभी उसका पोस्टमार्टम होगा ही नहीं, तो किसी को पता चलेगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्राइम करने वाला कोई ना कोई गलती कर देता है। और इसमें यही गलती की थी कि उस लाश को उसने वहां की जगह दूसरी नदी में फेंक दिया। वो कह तो ये रहा था कि पत्नी का और उसके बेटे का पैर फिसला वो नहर में गिर गए थे। जब नहर में गिरे थे तो वहीं गिरने चाहिए थे, इतनी दूर जाकर कैसे गिरे। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की, उस शिक्षिका को भी हिरासत में लिया, उससे भी पड़ताल की। उस शिक्षिका ने बताया कि मैंने इससे कभी ना शादी का फैसला लिया है, ना कभी प्यार किया है। ये मुझसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करता था, थोड़े बहुत वो नजदीक जरूर आए थे, लेकिन इस हत्याकांड में उसका कोई भी हाथ नहीं है। बाद में जब पुलिस ने उस बच्ची की लाश को उस कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया तो उसमें भी गला दबाने की पुष्टि हो जाती है। और जब उसकी पुष्टि होती है तब कहीं जाकर आशीष सागवान को अफसोस होता है। जब उससे पूछ रहे थे पुलिस वाले, जब उससे पूछ रहे थे पत्रकार कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहता है कि मैं शिक्षिका के प्यार में कुछ इस कदर अंधा हो गया था, मैं भूल गया था कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अपनी ही बेटी को, अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारकर न केवल उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, बल्कि 2 बेटियां अंबिका और अपनी, उनकी जिंदगी भी भविष्य में कैसे पलेंगी, कैसे पढ़ेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है बिना माँ बाप के बच्चे कैसे बढ़ते हैं सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जो एसएचओ हैं रविंद्र कुमार सिंह, को कहते हैं कि इस मामले में कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो तांत्रिक है, कि कहीं तांत्रिक का तो मामला इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, कहीं तांत्रिक के कहने पे तो आके उसने अपने बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं किया है। हर एक पहलू पर जांच करेंगे और चार्जशीट लगाकर कोर्ट भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सजा मिल सके, ताकि समाज में एक संदेश, एक मैसेज जाए कि किसी भी आरोपी को जो भी क्राइम करता है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता है, चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो। दोस्तों जाते जाते आज भविष्य है खटाना जो सोहना के रहने वाले हैं, इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जावेद कुमार को भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही ये गोरखपुर के हैं भीम वाजिद खान हैं, ईश्वर चंद्र महाराजगंज के हैं, मोहम्मद नौशाद हैं, साहिल अहमद खान हैं, आर्यन कुमार हैं, अच्छे लाल कुमार हैं, इमरान कादरी हैं, मनोज सैनी, बलविंदर सिंह, आसिम खान, गिरीश चंद्र, अभिषेक ठाकुर, मोहित गुज्जर, आसिफ हुसैन, गोविंद, राशिद अलवी दिल्ली से हैं, सचिन चौधरी हैं, देवराज पटेल, सूरज गुप्ता गोंडा से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।